हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आ गया हूँ बिहार पुलिस का टारगेट बैच लेकर के। पॉलिटी का आज आज क्लास 5वां होगा। पॉलिटी का आज 5वां क्लास होगा। जिसमें इससे पहले हम लोग ने अनुसूची पढ़ लिया था, प्रस्तावना पढ़ लिया था और भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ लिया था। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है, सारा हम लोग पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में है कि अनुच्छेद 3 में है कि संसद किसी भी भारतीय राज्य को सीमा परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का संसद प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। इससे पहले हम लोग कुछ जो जानकारी है वो हम लोग ले लेते हैं। ये है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके-धर आयोग था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके-धर आयोग था। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे राज्य अपनी अपनी भाषा सब अपना भाषा अपनाना चाहता था। तो हमारे देश में दक्षिण के राज्य जितने भी थे, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना तो नहीं था पहले, आंध्र प्रदेश ही था, तमिलनाडु हुआ, ये लोग अपने भाषाई आधार पर गठित राज्य बनवाना चाहता था। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके-धर आयोग था। तो पहला आयोग एसके-धर आयोग को 1949 में एसके-धर आयोग का गठन किया गया कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। लेकिन भाषाई आधार पर गठित होने वाला लेकिन एसके-धर आयोग का गठन 1949 में हुआ। एसके-धर आयोग का गठन 1949 में हुआ। इसने भाषाई राज्यों का विरोध किया। इसको गठन किया गया कि आप भाषाई राज्य को भाषा के आधार पर गठन करें। लेकिन एसके-धर आयोग ने क्या किया, भाषाई राज्य पर गठित होने वाले राज्यों का क्या किया, विरोध किया। एसके-धर आयोग का गठन 1949 में हुआ था। इसने भाषाई राज्यों का विरोध किया। अब आगे है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश को 10 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित किया गया। 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया। तो प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम में कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब किया गया था, 10 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया। कब, तो 10 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। फिर से समझिएगा कि भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला आयोग कौन था, तो एसके-धर आयोग था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था, तो एसके-धर आयोग था। एसके-धर आयोग का गठन कब किया गया, तो 1949 में एसके-धर आयोग का गठन किया गया। लेकिन एसके-धर आयोग ने भाषाई आधार पर गठित करने के लिए राज्यों को उन्होंने मना कर दिया। तब फजल अली आयोग का गठन किया गया। जब भाषाई आधार पर एसके-धर आयोग गठन को नकार दिया, तब फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। तब फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। फजल अली आयोग के द्वारा ही 10 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आगे भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता फजल अली आयोग ने दिया। इसने भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाया गया। जब इन्होंने फजल अली आयोग ने 1953 में, जब फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया तो इसको कहा गया कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करें। तो फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया, जिसमें से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया फजल अली आयोग के द्वारा। फजल अली आयोग के द्वारा इसमें फजल अली आयोग ने सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया। तो 10 अक्टूबर 1953 को फजल अली आयोग ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर यह राज्य गठन किया गया। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि किस आयोग ने सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया? तो फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 10 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रश्न कहाँ से कैसे आते हैं वो मैं सारा बता दिया। आ गया सीधे ऐसे प्रश्न आए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके धर आयोग था। एसके धर आयोग था। एसके धर आयोग का गठन कब किया गया? तो एसके धर आयोग का गठन 1949 में किया गया। परंतु एसके धर आयोग ने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने से मना कर दिया। तब 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया, जिसमें सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को गठन किया 10 अक्टूबर 1953 को। तो ये रहा कुछ जानकारी। इससे पहले हम लोग ने भाग 1 पढ़ लिया था, अनुच्छेद 1 से 4। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। इससे पहले हमने आप लोग को विदेशी स्रोत पढ़ाया था कि संविधान के विदेशी स्रोत, जिसमें पढ़ाया था कि एकल नागरिकता जो है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि हमारे देश में एक ही नागरिकता है, दो नहीं है। दो नागरिकता का अर्थ होता कि एक भारत का नागरिकता और एक बिहार का नागरिकता, मतलब 2 नागरिकता होना चाहिए, लेकिन हम लोग को एक ही नागरिकता है। जैसे आप आधार कार्ड ले लीजिए, आधार ले लीजिए, पैन ले लीजिए या वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए। वोटर आईडी कार्ड लीजिए, सब में हमारा भारत का ही नागरिकता, इसमें कहीं हमारे राज्य का नागरिकता नहीं है। तो क्या हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। हमने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि संविधान का विदेशी स्रोत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखिए ये टारगेट बैच चल रही है, तो टारगेट बैच में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वही हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकहरी नागरिकता मतलब एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 8 डायरेक्ट हम लोग 5, 6, 7 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं आता है प्रश्न। 8 से पढ़ेंगे, 8 से प्रश्न आते हैं। प्रश्न ऐसे, विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि अगर आप विदेश में भ्रमण करते हैं, यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं तो आपको नागरिकता नहीं जाएगी। वो अनुच्छेद कितने में रखा गया? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में क्या है कि अगर विदेश में भ्रमण करते हैं, मतलब विदेश में आप घूमने जाते हैं या विदेश में आप नौकरी करते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। दूसरी है अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप विदेश में नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपका नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 में क्या है? अगर आप विदेश में नौकरी करते हैं या आप विदेश में भ्रमण करने मतलब घूमने गए हैं तो आपको भारत सरकार नागरिकता समाप्त नहीं करेगी। वही अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर आप विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में है भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर लेते हैं।
भारत की नागरिकता जब तक आप भारत के मतलब जब तक आप भारत के नागरिकता बना रहेगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर लेते। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपका भारत का नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद कितना में लिखा गया है? अनुच्छेद 10 में। भारत का नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर लेते हैं। ये अनुच्छेद 10 में कहा गया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। आगे है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। मतलब नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। मतलब नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं वो गृह मंत्रालय बनाती है और यह जिम्मेदारी संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो गृह मंत्रालय को दिया गया, मतलब होम मिनिस्ट्री को दिया गया है। फिर से मैं एक बार फिर से आप लोग को यह समझा देता हूं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि नागरिकता लेने की 5 विधि होती है। नागरिकता हमारे भारत में नागरिकता लेने की 5 विधि होती है। कौन कौन, वो मैं पहले समझाऊंगा। अब अनुच्छेद आप लोग याद कर लीजिए, कैसे याद होगा। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि यदि आप विदेश में घूमने जाते हैं या विदेश में नौकरी करने जाते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि यदि आप विदेश में घूमने जाते हैं, यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं तो आपको भारत का नागरिकता समाप्त नहीं होगा। वो अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि यदि आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ये कितने अनुच्छेद में कहा गया? तो ये अनुच्छेद 9 में कहा गया। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि यदि आप कोई देश विरोधी कार्य जब तक नहीं करते हैं तब तक आपको भारत का नागरिकता नहीं छीना जाएगा। मतलब जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं जब तक आपको भारत का नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। तो एक बार रिपीट करते हैं, फटाफट आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके याद हो जाएगा। फटाक से देखिए। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया कि यदि आप विदेश में भ्रमण करते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं रद्द किया जाएगा। अनुच्छेद 9 में यदि आप विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि यदि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, मतलब आपकी नागरिकता जब तक बनी रहेगी तब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर लेते। अनुच्छेद 10 में। और अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होइएगा। आगे हम पढ़ाएंगे नागरिकता लेने की 5 विधि। नागरिकता लेने की 5 विधि। पहला विधि है जन्म द्वारा। पहला विधि है जन्म द्वारा। कोई भी व्यक्ति जो 1950 के बाद भारत में जन्मा हो वह भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो हमारा संविधान लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो हमारा संविधान लगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो उसे भारत का नागरिकता स्वतः दे दिया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? जन्म द्वारा नागरिकता। जन्म द्वारा नागरिकता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लगा तो वह 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो उसे जन्म द्वारा भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। तो यही है जन्म द्वारा भारत का नागरिकता। आगे है वंश द्वारा भारत का नागरिकता, मतलब वंश के द्वारा भारत का नागरिकता। कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी अथवा उसके पश्चात भारत के बाहर निवास कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो जो 26 जनवरी या उसके बाद भारत के बाहर निवास कर रहा हो, तब वह भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब तक जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक था। कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद विदेश में रह रहा हो, परंतु उसके जन्म के समय, जिस समय वो जन्म लिया उस समय उस बच्चा का पिता भारतीय हो, मतलब भारत का नागरिक था, तो उस बच्चे को क्या किया जाएगा? भारत का नागरिकता दे दी जाएगी।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर समझाऊंगा जन्म द्वारा और वंश द्वारा नागरिकता क्या होता है, कि जन्म द्वारा कैसे नागरिकता मिलता है और वंश द्वारा कैसे नागरिकता मिलता है। तो जन्म द्वारा वैसे व्यक्ति जो हमारे संविधान लागू होने के बाद, मतलब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हमारा संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो उसे भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। वंश द्वारा नागरिकता कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी या उसके बाद 26 जनवरी 1950 या उसके बाद विदेश में रहता हो, लेकिन उसके जन्म के समय, जिस समय वो आदमी जन्म लिया तो उस समय उसके पिता भारत का नागरिक हो, उसे हम भारत का वंश द्वारा नागरिकता कहते हैं, उसे भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। यह है वंश द्वारा नागरिकता। उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा भारतीय मूल की वह व्यक्ति जो प्रार्थना पत्र देने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो, वह व्यक्ति। अब देखिए, मान लीजिए हम विदेश से आए हुए हैं, तो जब हम भारत सरकार को, मान लीजिए हम नेपाल से आए हुए हैं, जब हम भारत सरकार को एक प्रार्थना पत्र देंगे कि सर हमें भारत की नागरिकता की आवश्यकता है, तो उससे पहले कम से कम हमको 5 वर्ष भारत में रहना होगा। उससे पहले मतलब जो प्रार्थना पत्र देने से पूर्व, मतलब प्रार्थना पत्र देने से पहले 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, तब भारत का निवास, मतलब तब हमें भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया जाएगा। जब भारत सरकार को हम प्रार्थना पत्र देंगे उससे पहले 5 साल हमको भारत में रहना पड़ेगा, और तब हम भारत सरकार को प्रार्थना पत्र दे करके हम कहेंगे कि सर मुझे भारत की नागरिकता की आवश्यकता है। तो जांच करेंगे कि क्या जिस दिन से पत्र दिया उससे 5 साल पहले तक ये रहा है, तो भारत के नागरिकता इसे दे दी जाएगी। दूसरा, वे महिला जो भारत के नागरिक से विवाहित कर लेते हैं, वे महिला, जैसे अभी देखिए हमारा पड़ोसी देश भारत और नेपाल दोनों सटा हुआ है। कोई भी नेपाल की लड़की अगर भारत में शादी कर लेता है भारत के लड़का से, तो भारत सरकार उसे स्वतः भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह है पंजीकरण द्वारा। एक बार फिर समझता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या होता है, कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में आ गया हो, कोई भी विदेशी आदमी जो भारत में आ गया हो, वो प्रार्थना पत्र देने से पहले, प्रार्थना पत्र देने के पूर्व कम से कम 5 साल भारत में रहा हो, उसे भारत सरकार भारत की नागरिकता दे देगी। दूसरी बात, कोई भी विदेशी महिला जो अगर भारत के कोई भी व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाती है। ये क्या है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अगला है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देशीयकरण द्वारा नागरिकता, वे व्यक्ति जो प्रार्थना पत्र देने से पूर्व कम से कम 10 साल, सेम है, वे व्यक्ति जो प्रार्थना पत्र देने से पहले कम से कम 10 साल तक भारत में रहा हो, उसे देशीयकरण द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। अगला है क्षेत्रीय विलय के द्वारा नागरिकता। ये दोनों समझ गए होगा। क्षेत्रीय विलय के द्वारा नागरिकता, जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जब भी कोई क्षेत्र, मतलब समझिए कि 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया तो वहां निवास कर रहे सारे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता स्वतः ही दे दिया गया। तो क्या होगा? क्षेत्रीय विलय द्वारा जब किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में विलय करेगा तो भारत सरकार उसमें रह रहे जितने भी व्यक्ति होंगे उनको भारत का नागरिकता स्वतः दे दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि, मतलब नागरिकता लेने की 5 विधि है। कौन कौन? तो जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और क्षेत्रीय विलय द्वारा। हमने समझा दिया कि जन्म द्वारा कैसे नागरिकता मिलेगा, वंश द्वारा कैसे नागरिकता मिलेगा, पंजीकरण द्वारा कैसे नागरिकता मिलेगा और देशीयकरण द्वारा कैसे नागरिकता मिलेगा और क्षेत्रीय विलय द्वारा कैसे नागरिकता मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा। प्रश्न यहाँ से नहीं आता है,
प्रश्न आपको यहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से। ये आपको भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? तो एसके धर आयोग था। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ? तो 1949 में हुआ। भाषाई आधार पर गठित होने वाला फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, जिसे 10 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया। फजल अली आयोग ने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश को गठित किया? तो फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठित किया। आगे भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भारत में एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। मतलब आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 8 में अगर आप विदेशी भ्रमण करते हैं, अगर विदेश में आप नौकरी करते हैं या विदेश में घूमने जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये अनुच्छेद 8 में कहा गया। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि अगर आप विदेश में विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर लेते। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ गए होइएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, यहाँ से आप फिर नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आज पॉलिटी की क्लास 5वां था। आज पॉलिटी की क्लास 5वां था। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। सारा का प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, तो आप पार्ट बाय पार्ट देख करके नोट्स बना लेंगे। बहुत जल्द ही जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। सारे पॉलिटी जब हम करा देंगे तो लास्ट में क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक देंगे, क्वेश्चन सेट देंगे, जिससे कहाँ से कैसे प्रश्न आए हैं और बिहार पुलिस में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है सारा मैं बताऊंगा। जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो पॉलिटी से संबंधित जितना भी प्रश्न कांस्टेबल में, फॉरेस्ट गार्ड में और ड्राइवर में एक क्वेश्चन आया है, सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ मिलकर बिहार पुलिस का टारगेट बैच पढ़िए। और उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं आप लोग से कि एक भी प्रश्न आप लोग पढ़िए तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यही हमारी कामना है आप लोग से। मन लगा करके पढ़िए और आगे बढ़िए। मैंने बिहार पुलिस का टारगेट बैच पहले ही स्टार्ट कर दिया, इसलिए कि आप लोग पहले से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पहले से जब तैयारी में लग जाइएगा तो कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।